नमस्कार, मैं राकेश कुमार। टीचिंग एक्सपर्ट राकेश सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी सीरीज कर रहा हूं और एनसीईआरटी सीरीज का आरंभ हमने छठी क्लास के भूगोल विषय से किया है। एनसीईआरटी के 6 क्लास के ज्योग्राफी बुक से मैंने शुरू किया है और यह सेकेंड लास्ट चैप्टर है, यानी क्लास 6 का चैप्टर 7 पार्ट 2, जिसका नाम है हमारा देश भारत, आवर कंट्री इंडिया। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो भारत है उसकी प्राकृतिक सीमा रेखाएं कैसे निर्धारित होती हैं। तो आपको पठार, पहाड़, मैदान के जो फिजिकल फीचर्स थे, जो मोस्ट रिलेवेंट फिजिकल फीचर्स थे, उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस चीज को समझना है कि आखिर ये कैसे रिलीफ्स होंगे किन क्षेत्रों में भारत के। तो जब तक कि मैं चैप्टर शुरू करूं उससे पहले आपसे कुछ सवाल, जो कि पीछे आपके कंसेप्ट पे आधारित है या आगे आज जो है जब भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पठारों की चर्चा करेंगे, प्लेटूज की चर्चा करेंगे, तब भी एक बार रिलीवेंट होगा। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, दो जो वाटरफॉल हैं, जलप्रपात हैं, वह बताइएगा, मैं उनका नाम लूंगा, आप बताइएगा कि किन नदियों पर अवस्थित, यानी कौन से नदी ये जलप्रपात बनाते हैं। एक जलप्रपात है बूढ़ा घाघ, दूसरा जलप्रपात है हुंडरू। हमारा देश भारत, आवर कंट्री इंडिया पार्ट 2, क्योंकि कल मैंने पार्ट 1 में बता दिया था कि कैसे भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित होती है, नेचुरल बाउंड्रीज कैसे निर्धारित होती है। आज मैं इसकी राजनीतिक सीमाओं के बारे में बात करूंगा और दूसरी बात जो है इसके फिजिकल डिवीजन के, जो भारत के भौतिक विभाजन है, यानी जो उच्चावच की स्थिति है, रिलिप्स की स्थिति है पूरे भारत में, पूरे भारतीय भूभाग में, मैं उसका एक मोटा खाका आपको 6 क्लास के लेवल के हिसाब से दूंगा। आपने देखा था कि यह जो भारत है, इस भारत के, यह भारत की मुख्य भूमि है और इस भारत के गुजरात वाले राज्य से सटता हुआ पूरे राजस्थान, ठीक है, पंजाब, जम्मू कश्मीर तक की जो सीमा बनाती है, यह पाकिस्तान की सीमा है। इसे आप इस रूप में और स्पष्टता से देखें। यह जो है पाकिस्तान भारत के साथ, ये गुजरात है, यहां से गुजरात के साथ यह सीमा बनाती है, इसके बाद राजस्थान के साथ सीमा बनाती है, पंजाब के साथ सीमा बनाती है और जम्मू कश्मीर से सीमा बनाते हुए यह जो है पाकिस्तान की सीमा रेखा है। इसके बाद आप चाइना को देखें, इसके ठीक ऊपर में जो यह भाग आप देख रहे हैं, यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ थोड़ी सी सीमा जुड़ती है और इसके बाद यह चाइना की स्थिति है। आप इसे देखिए, यह चीन जो है इस तरफ है और इस पूरे यहाँ पर तिब्बत है, नेपाल के साथ चाइना की बाउंड्री लगती है, भूटान के साथ लगती है, भारत का जो सिक्किम राज्य है उसके साथ लगती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए आप इसको और यहां से नजदीक से देख सकते हैं। चाइना यहां से बाउंड्री शुरू होता है, पूरे जो लद्दाख का क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उससे होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद नेपाल के साथ उसकी सीमा लगी रही है, सिक्किम के साथ सीमा लग रही है, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लग रही है। और सवाल बनता है कि चीन की सीमा किन किन भारतीय राज्यों के साथ लग रही है, सीमा लग रही है। अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की सीमा मिजोरम के साथ लग रही है, मणिपुर के साथ लग रही है, नागालैंड के साथ लग रही है और अरुणाचल प्रदेश के साथ लग रही है। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल की सीमा उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ और सिक्किम के साथ लग रही है। यह नेपाल की सीमाएं हैं जो भारतीय राज्यों के साथ टच हो रही है। आसाम के साथ पूछा भी जाता है कि आसाम के साथ जो है कितनी सीमाएं लगती हैं, किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं। तो एक जो है त्रिपुरा की, दूसरा मिजोरम की, तीसरा मणिपुर की, चौथा नागालैंड की, पांचवा अरुणाचल प्रदेश की और छठा जो है पश्चिम बंगाल की सीमा इससे जुड़ती है। इसके अलावा जो मेघालय राज्य है यह, इसकी भी सीमा जुड़ती है। तो यह 7वां राज्य हो गया, यानी 7 राज्यों से इसकी सीमाएं जुड़ती हैं। यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहां से इस तरह से आती है और यहां पर आसाम के, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और आसाम के मैदानी भागों से घुसते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
मैं बांग्लादेश पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश में अभी जो है सत्ता का हस्तांतरण हुआ है और बांग्लादेश अभी लाइमलाइट में है। तो संभव है कि आपसे भारत के जो राज्य हैं वो बांग्लादेश से कैसे जो है सीमाएं बनाती हैं इसके बारे में आपसे सवाल पूछ दे। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है इसकी, यहां पर आप देखिए यह नेपाल है, यह नेपाल वाला एरिया, यह नेपाल है जो शेडेड एरिया है, यह भूटान है, यह जो चिकन नेक वाली स्थिति है, यह वाली स्थिति जो है यह सिक्किम की है और सिक्किम की जो सीमा है वह दो देशों, एक तो नेपाल से, इधर आप देख रहे हैं कि ये नेपाल है तो नेपाल से एक सीमा रेखा इसकी बन रही है और दूसरा भूटान से बन रही है। तीसरा जो सीमा बन रही है यह पश्चिम बंगाल का एरिया है तो यह पश्चिम बंगाल से यह सिक्किम है। तो आपके जवाब होंगे नेपाल एक देश है, भूटान दूसरा देश है, तीसरा चाइना है, चीन से भी इसकी सीमा लगती है और जो राज्य है भारतीय राज्य एकमात्र राज्य है यह पश्चिम बंगाल है जिससे इसकी सीमा लगती है। फिर से आप इस बात को समझिए कि यह जो सिक्किम है यह चिकन नेक की तरह यानी मुर्गी के गर्दन की तरह वाला जो हिस्सा है यह सिक्किम है और सिक्किम के इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इसके उत्तर में चीन है, यानी एक देश चीन दूसरा भूटान तीसरा, तीन देशों से इसकी सीमा लगती है और एकमात्र भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल जिससे इसकी सीमा लगती है। अब हम सेवन सिस्टर्स की बात करें क्योंकि पूरी भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं वह शिफ्ट टू नॉर्थ ईस्ट है, सेवन सिस्टर्स पर है, तो हम उसकी चर्चा करें, उसमें सीमा रेखाओं की हम बात करें। यह जो क्षेत्र है यह अरुणाचल का क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है यह अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है और भारत में सूर्य की पहली किरणें इसी प्रदेश में आती हैं, इसी प्रदेश पे आती हैं, इसीलिए इसका नाम है अरुणाचल, अरुण का आंचल यानी अरुण मतलब सूर्य। और यह इसके बाद यह जो है मेघालय का एरिया है, यह मेघालय है, यह त्रिपुरा है, यह मिजोरम राज्य है, मिजोरम है, यह नागालैंड है और यह मणिपुर है। और इन सारे राज्यों से जो सीमा रेखा लग रही है किन किन राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6 और इधर पश्चिम बंगाल 7, यानी आसाम की सीमा भारत के 7 राज्यों से लगती है। आसाम की सीमा भारत के 7 राज्यों से लगती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, एक यहां पर पश्चिम बंगाल, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, छठा त्रिपुरा, सातवां मेघालय। इस तरह से आपने देखा सेवन सिस्टर्स में जो सबसे ज्यादा राज्यों से जिस राज्य की सीमा लगती है वह है आसाम। अब आइए हम भारत के भौतिक जो विभाजन है उस भौतिक विभाजन पे चर्चा करते हैं। फिजिकल डिवीजन। हमने बताया था कि भारत के यह वाले क्षेत्र जो है इसमें हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार है और 3 जो श्रेणियां हैं एक दूसरे के समानांतर फैली हुई हैं। यह पहली श्रेणी जो है इसको बृहद हिमालय कहते हैं। जो मध्य वाली श्रेणी है इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है और जो नीचे की
समानांतर पर्वत श्रेणी है, इसको हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। यह शिवालिक श्रेणी है, यानी हिमालय की 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। आगे के क्लासेस में हम देखेंगे कैसे हिमालय का उत्थान जो है जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे या पर्वतों के निर्माण की जब विस्तृत प्रक्रिया की हम जानकारी लेंगे आगे के क्लासेस में, तो हम देखेंगे कैसे प्लेट के टकराने से 3 अलग अलग कालखंडों में हिमालय के 3 अलग अलग जो है श्रेणियां बनी है। इसके बाद की स्थिति देखेंगे, इस हिमालय से जो आने वाली नदियां हैं, इसमें एक जो है गंगा है, एक यमुना है, इधर से जो ब्रह्मपुत्र आ रही है, और इसकी जो कितनी सहायक नदियां, बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इन नदियों के चलते यहाँ पर विस्तृत मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इसे उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। गंगा नदी है, यह यमुना नदी है, और यह मिलकर के यमुना और गंगा नदी यहाँ प्रयागराज में मिलती है और मिलकर के यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इधर से ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो यहाँ पर आसाम के क्षेत्र में विस्तृत मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है, और इधर गंगा यमुना उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो है उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में मैदान का निर्माण हुआ है, जिससे हम लोग उत्तर भारत के मैदान कहेंगे। तो पहला भौतिक विभाग की अगर हम बात करें, तो भौतिक विभाग में भारत के भौतिक विभाग की हम बात करें, तो एक का हमने बताया कि हिमालय पर्वतमाला। दूसरा जो है उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का बृहद मैदान। जिसमें मैंने बताया कि यहाँ हिमालय से निकलने वाली जो गंगा नदी है, यमुना नदी यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस क्षेत्र में जो है बृहद मैदान का निर्माण होता है। और इधर जो हिमालय से ही निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर आसाम के क्षेत्रों में बृहद मैदान का निर्माण होता है, और संयुक्त रूप से जो है उत्तर भारत का बृहद मैदान कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यह जो है विंध्याचल श्रेणी है, यह सतपुड़ा है, और इस विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में अगर यहां देखें, तो इसी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से जो है नर्मदा नदी निकलती है। यह कौन सी नदी है? नर्मदा नदी निकलती है, और इसके नीचे सतपुड़ा के ठीक नीचे से ताप्ती नदी निकलती है, और आकर के जो है खंभात की खाड़ी में, अभी हम जाने कि अरब सागर में, इधर क्या है? अरब सागर है, अरब सागर में गिरती है। मैंने पीछे के क्लासेस में बताया था यह विंध्याचल है, यह जो है सतपुड़ा श्रेणी है, और इसी सतपुड़ा श्रेणी और विंध्याचल के बीच से नर्मदा नदी निकलती है, और पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए भ्रंश घाटी से बहते हुए यह अरब सागर में गिर जाती है, और सतपुड़ा के ठीक दक्षिण से भ्रंश घाटी में बहते हुए एक नदी निकलती है जिसका नाम तापी है। और यहां पर यह भी जो है इसे बहना चाहिए था दोनों नदियों को, क्योंकि भारत का जो ढाल है यह पश्चिम से पूरब की तरफ है, इन दोनों नदियों को बहना चाहिए था इधर की ओर आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरनी चाहिए थी, लेकिन यह उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर भ्रंशीय जो घटना हुई थी उसमें यहाँ के जो चट्टान है वह भ्रंश घाटी का निर्माण करता है, और भ्रंश घाटी का निर्माण होने के चलते इसका जो ढाल है यह पूरब से पश्चिम की ओर हो जाता है, इसमें नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। तो विंध्याचल श्रेणी के इधर यानी दक्षिण में जो क्षेत्र है वह पठारी क्षेत्रों के विस्तार माना जाता है, इसे प्रायद्वीपीय पठार के रूप में हम लोग जानते हैं। अब हम इसके विस्तार को देखते हैं। यहां देखेंगे कि नर्मदा और ताप्ती नदी है, तो एक मैदान बनेगा, तो इन मैदानी क्षेत्रों को अगर छोड़ दें, दूसरा क्या है, जो यहाँ के नीचे से एक तट के समानांतर एक कंटिन्यूअस श्रृंखला पाई जाती है पर्वत को, जिसे पश्चिमी घाट पर्वत के नाम से जानते हैं। इसको क्या जानते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत।
और पश्चिमी घाट पर्वत के इधर एक संकीर्ण मैदान है जिसे हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट का जो तटीय मैदान है इसके नाम से जानते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि यह जो पश्चिमी घाट है इस पॉइंट पर मिलता है और इधर की ओर इस पूर्वी तट के समानांतर एक टूटी हुई श्रृंखला इस तरह से आगे बढ़ती है जिसको पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। यह पश्चिमी घाट की तरह कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूटी इसमें नहीं है, बल्कि कहीं कहीं यह जो टूटा हुआ है। टूटने के पीछे का वजह है कि नदियां और अपरदन के कारकों द्वारा इसे बीच बीच में काट दिया गया है और इस तरह से यह जो आप आकृति देख रहे हैं यही एक त्रिभुजाकार आकृति है जो प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अरावली पर्वत है और इस अरावली पर्वत के इधर जो है मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार माना जाता है, इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। हम बाद के क्लासेस में अगले क्लासेस में देखेंगे कि क्यों थार मरुस्थल का यहाँ पर जो है निर्माण होता है। यह राजस्थान के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है और यह जो है अरावली है, अरावली श्रेणी है। मैंने जब पर्वत पढ़ाया था तो उस चैप्टर में बताया था कि अरावली सबसे पुराना वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन के रूप में जाना जाता है और इसके ठीक पश्चिम की स्थिति में थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में इसका विस्तार पाया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि यह जो है प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है, यह पश्चिमी घाट और इस पूर्वी घाट के इधर यह जो है गोदावरी नदी यहां से बहती है, यहां से कृष्णा नदी बहती है, इधर कावेरी नदी बहती है। इन तटों पर जो है एक मैदान का निर्माण हुआ है जिसमें तटीय मैदान के रूप में, पूर्वी तटीय मैदान के रूप में जानते हैं। जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इस पॉइंट पे मिलते हैं यह जो है नीलगिरी है, जहां पर दोनों मिलते हैं। यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर आकर के मिलते हैं इस पॉइंट को हम लोग नीलगिरी कहते हैं। यह नीलगिरी पर्वत है और इसी पॉइंट पे मिलते हैं। तो आपसे सवाल बनता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो नीलगिरी कहते हैं। यह पूर्वी तटीय मैदान हो गया या पश्चिमी तटीय मैदान हो गया। इसके अलावे उत्तर भारत का मैदान मैंने कहा यह हिमालय पर्वत की श्रृंखला का भाग है। और अब एक और जो है फिजिकल डिवीजन है। मैंने यहाँ तटीय मैदान की बात की, मैंने बता दिया कि कैसे तटीय मैदान बने हैं की वजह से यहाँ पर एक सकरा मैदान बना है जो तट के किनारे से तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। इसी तरह पूर्वी घाट के इस तरफ पूरब में जो एक मैदान का निर्माण हुआ इसे तटीय मैदान के रूप में हम लोग जानते हैं, समुद्र के किनारे का हिस्सा है। और यहाँ चूंकि पश्चिमी घाट बहुत तीव्र ढाल वाला है, कहीं भी अभिछन नहीं है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, लगातार कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ से जो नदियां निकलती हैं वो बहुत तेजी से निकलती हैं और यहाँ पर आकर के समुद्र में गिर जाती हैं। तो इधर की नदियां जो है जब नदी बहते हुए आती है और पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में उतरती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। जब समुद्र के पास वो जाकर के मिलन करने लगती है तो बिल्कुल स्थिर धारा के साथ मिलती है और उसके साथ जो पहाड़ी क्षेत्रों से होकर के उतरने वाले जो मलबा हैं, गाद हैं, समुद्र तट के पास आते आते जहां समुद्र में मिलन होता है वहां धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और एक आकृति बनती है जिसको डेल्टा कहते हैं। यह तब होता है जब नदियों की गति बिल्कुल स्थिर हो जाती है और स्थिर होने के चलते जो निक्षेपण है, जो डिपोजिशन और डेब्रिस का है वह होने लगता है, तभी डेल्टा का निर्माण होता है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो पश्चिमी घाट है वह चूंकि काफी तीव्र है और काफी ऊंचा है, तो यहाँ से जो नदियां निकलती हैं वह इधर की ओर इतनी तेजी से आकर के अरब सागर में गिरती है कि किसी भी तरह का कोई डेल्टा का निर्माण हो नहीं पाता है। लेकिन पूर्वी घाट की नदियां इन क्षेत्रों से, पठारी क्षेत्रों से निकलते हुए यहाँ आती हैं और आने के बाद जो धीरे धीरे समुद्र तट पर निकलती है। और आप देख रहे हैं कि यह जो है गोदावरी का डेल्टा है, यह कृष्णा नदी का डेल्टा है और यह जो है कावेरी के डेल्टा के रूप में आप देख सकते हैं। यह गोदावरी है, यह कृष्णा है। इस तरह से जो है हमने भारत के प्रमुख 3 जो डिवीजन हुए, पर्वत, हिमालय पर्वतमाला, उत्तर भारत का बृहद मैदान, तटीय मैदान की हम बात कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत जो चौथा हो गया, प्रायद्वीपीय पठार, उसकी बात हमने की। और अंतिम जो है वह है द्वीप समूह। यहां पर
केरल के ठीक इधर प्रवालों से बना हुआ, अगर हम इसको मिटा दें थोड़ा, पश्चिमी घाट के पश्चिम में केरल के सामने जो प्रवालों से बना हुआ द्वीपों का समूह है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं। और यहां बंगाल की खाड़ी में यहां पर जो द्वीपों का समूह है, अंडमान और निकोबार, दो द्वीपों का समूह, इसे अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। यह ज्वालामुखी के क्रियाओं के चलते ऐसा निर्माण हुआ है, और यहां मैंने कहा कि प्रवालों के चलते, प्रवाल भीतियों के चलते ऐसा निर्माण हुआ है। आपके दिमाग में यह बात आती हो कि प्रवाल है क्या? तो पांचवा मैंने जो लिखा वह है द्वीप समूह। यानी अगर हम भारत के मुख्य भौतिक विभाजन को देखें तो 5 वर्गों में बांट करके देखा जा सकता है। हिमालय पर्वतमाला यानी पर्वतमाला वाला समूह, उत्तर भारत का बृहद मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, और 5वां द्वीप समूह। इस तरह से भारत के भौतिक विभाजन को हमने देखा। अब थोड़ा सा यह देखते हैं कि प्रवाल द्वीप क्या होते हैं। पॉलिप नाम का एक समुद्री जीव होता है, सूक्ष्म समुद्री जीव, इसका नाम है पॉलिप। यह सूक्ष्म समुद्री जीव है। जब यह जीव मरता है, इसकी मृत्यु होती है, तो यह अस्थि पंजर, जो हड्डी पसली है, इसके जमा होते जाते हैं। और यह जो है जमा होने के ऊपर फिर अगला जो समूह पॉलिप का मरा, इसके ऊपर फिर जमा हुए वह मरा, इसके ऊपर ठीक जमा हुए मरा, और इस तरह से प्रवालों के, पॉलिप के जो है अस्थि पंजरों के जमा होने से जो द्वीप बना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप कहते हैं। तो लक्षद्वीप जो भारत का लक्षद्वीप समूह है, जो भारत का द्वीप समूह है, जो कि अरब सागर में पाई जाती है, केरल के ठीक तट पर अरब सागर में पाई जाती है, यह प्रवालों से बना हुआ द्वीप है। इसके अलावे ऑस्ट्रेलिया में एक द्वीप है ग्रेट बैरियर रीफ, यह भी प्रवालों से बना हुआ द्वीप है। अब आपको मैं इस जो भारत का भौतिक विभाजन को मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, आपके तमाम सवाल बनते हैं जिसको आप देखिएगा। सबसे पहले यह उत्तर में बृहद हिमालय का क्षेत्र है, जिसे बृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणी है, इसे मध्य हिमालय या हिमाचल के हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद शिवालिक है, जिसे शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसे शिवालिक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कहा कि हिमालय पर्वत के तिब्बत के पास मानसरोवर झील से एक तरफ जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा के साथ जो अरुणाचल प्रदेश में भारत के क्षेत्र में प्रवेश करती है, आसाम के क्षेत्रों से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और आसाम में एक विस्तृत मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस क्षेत्रों में, किस राज्य में पहली बार प्रवेश करती है। और जहां पर चूंकि आप देख रहे हैं कि हिमालय का ऊंचा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो नदी प्रवेश की है, यानी हिमालय को काट करके प्रवेश की है, और हिमालय के मुख्य हिमालय को काट करके प्रवेश करने वाली नदी में भी ब्रह्मपुत्र शामिल है। इसके अलावा इसी मानसरोवर झील से इस तरफ एक नदी निकलती है, और यहां से होते हुए यह जो है भारत से होते हुए, कश्मीर के क्षेत्रों से होते हुए पाकिस्तान तक चली जाती है। सिंधु नदी है। यह कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। और सिंधु की कई सहायक नदियां सिंधु जो है आगे मिलती हैं। तो यह जो है सतलज, यहाँ पंजाब से होकर के सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, और इन सब नदियां जो है आकर के इसमें मिलती हैं। सतलज नदी में मिल करके फिर सिंधु में मिल जाती है। इस तरह से जो पंच प्रदेश है, पंच नदियों का प्रदेश है, इसी को हम लोग पंजाब के नाम से भी जानते हैं। हमने बताया कि यह जो है गंगा जमुना नदियों के जो समूह है, या उनकी जो सहायक नदियां, गंगा और उनकी सहायक नदियां हैं, इधर विंध्याचल से भी आकर के चंबल जो यमुना से मिलती है, इन नदियों के
मलबे के प्रवाह से, मलबे के जमाव से जो प्रवाहित होकर के आए हैं इन हिमालय के क्षेत्रों से या पठारी क्षेत्रों से, उनके जमाव से उत्तर भारत के विस्तृत मैदान का निर्माण हुआ है। गंगा नदी यहाँ से निकलती है और हिमालय से निकलते हुए यह मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार के पास पहली दफा मैदान में पहुंचती है और मैदान में पहुंचने के बाद यह प्रयागराज में यमुना से मिलती है और आकर के बंगाल के, बिहार से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप देख सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी से शुरू होती है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ठीक नीचे सतपुड़ा है और सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से एक नदी निकलती है, इसका नाम नर्मदा है और यह अरब सागर में गिरती है। यह पश्चिम से, यह जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए गिरती है, जबकि सतपुड़ा के ठीक नीचे से पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए एक नदी निकलती है, इसको ताप्ती कहते हैं, यह भी अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर भारत की जो सारी नदियां हैं इस पश्चिमी घाट से, इधर की सारी नदियां जो है यह पश्चिम से पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दो मात्र नदी ऐसी हैं जो कि भ्रंश घाटी होने की वजह से, यानी चट्टानों की में भ्रंशन की वजह से जो धसाव हुआ, इसकी वजह से ढाल पूरब से पश्चिम की ओर बना और इस भ्रंश घाटी से बहने वाली दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। तो आपसे पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी से बहने वाली दो नदी कौन कौन है, तो एक तो है नर्मदा और दूसरा है ताप्ती, जिसका प्रवाह पूरब से पश्चिम की ओर यानी उल्टा प्रवाह है। बाकी सारी नदियों का प्रवाह जो पश्चिमी घाट से इधर की ओर है, प्रायद्वीपीय पठार से होकर के निकलती हैं, वो सारी की सारी नदियां पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। जैसे यह जो है गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी यहां से निकलती है और निकल करके जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद यह कृष्णा नदी है, यह कावेरी नदी है, यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम आगे चलते हैं। इन नदियों के बाद मैंने जो कहा कि यह पश्चिमी घाट पर्वत है जो कि बिल्कुल कंटिन्यूअस श्रेणी है, कंटिन्यूअस है और काफी तीव्र ढाल वाली है। यहां पर आकर के पूर्वी घाट जो टूटे फूटे घाट है, पर्वत श्रेणी है, इस तट के समानांतर इसका और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्तर है, जहां पर वह मीटिंग पॉइंट है, उसी को हम लोग नीलगिरी कहते हैं। और पूछता है, बिल्कुल बिगनर्स ध्यान दें, पूछता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं, किस पॉइंट पर जो है मिलते हैं, तो नीलगिरी पर्वत है जहां दोनों घाट आपस में मिलते हैं। इसके अलावे अगर हम बात करें अंडमान की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह बंगाल की खाड़ी में है और यह ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित होने वाले जो पर्वत है वह है उसी के पीक पर स्थित है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें द्वीप समूह की, तो यह प्रवाल से बना हुआ द्वीप है। प्रवाल के बारे में मैंने बताया कि पॉलिप नाम के जो सूक्ष्म समुद्री जीव होते हैं उन्हीं के अस्थि पंजरों से मरते जाते हैं और एक के ऊपर एक लेयर बनते जाता है, इसे एक बना हुआ द्वीप लक्षद्वीप है। तो आपको यह चैप्टर छठा क्लास के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आगे चैप्टर्स में हम लोग जो है इस अन्य क्लासेस में जब पढ़ते जाएंगे तो और भी विस्तार से देखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत का भौतिक विभाजन जो 6 क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से एनसीईआरटी में वर्णित है, उसे मैंने जो है आपको सरल शब्दों में आसान आरेखीय प्रदर्शन के द्वारा बताने की कोशिश। तो आपसे एक आग्रह है कि अगर आप एक साथ पूरे वीडियो को देखें और देखने के बाद मुझे आशा है कि आपको सरल शब्दों में बताया गया है, कंसेप्ट के साथ बताया गया है, तो इसे आप बार बार देखें और अपने जो तैयारी करने वाले मित्र समूह हैं, जो स्कूल गोवर्स हैं, उन तक जो है यह वीडियो रेफर करें। यह आपका जो है सामाजिक दायित्व भी है कि भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग जो है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें और आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बाकी लोगों के मददगार के रूप में सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद।